नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ों की सीबीआई जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सरकार की आपत्तियां। सेना, असम राइफल्स और पुलिस पर आरोप। नागालैंड के सियासी संकट में नया मोड़। विधानसभा का आपात सत्र बुलाने पर मुख्यमंत्री और राजभवन आमने सामने। राज्यपाल ने कहा शनिवार तक साबित करने बहुमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक की एनआईए जांच की सिफारिश। सदन से प्रस्ताव पारित। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दार्जिलिंग में बेमियादी बंद के दौरान हिंसा और आगजनी जारी। कोलकाता हाई कोर्ट का केंद्र को निर्देश। 48 घंटे में भेजें सीआरपीएफ की 4 अतिरिक्त कंपनियां। नीट का रिजल्ट नहीं होगा रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दांव पर है 6 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य। फिर से परीक्षा कराने की मांग खारिज। और आइए देखते हैं पहली खबर। नागालैंड में राजनीतिक संकट गहरा गया है। बहुमत साबित करने के लिए आपात सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल पीबी आचार्य और मुख्यमंत्री रिजिजू में मतभेद बढ़ गया है। दूसरी बार है राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करते हुए सदन में अपना बहुमत साबित करने को कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र बुलाने से इनकार कर दिया था। नागालैंड में जारी सियासी संकट ने अब नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजियात्सो और राज्यपाल पीबी आचार्य के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। लीजियात्सो सरकार के आपात सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने से इनकार करने के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को फिर चिट्ठी लिखी है और शनिवार तक विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने को कहा है। चिट्ठी में कहा गया है कि मुख्यमंत्री लीजियात्सो पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के 44 विधायकों के समर्थन के दावे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये मुद्दा सत्तारूढ़ एनपीए का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि उनके पास सदन में बहुमत है या नहीं इससे जुड़ा है। उनके पास मौजूदा दस्तावेज से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री लीजियात्सो सदन का बहुमत खो चुके हैं, इसलिए उन्हें तुरंत सत्र बुलाकर बहुमत साबित करना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजियात्सो ने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की थी। इसमें राज्यपाल की ओर से जारी निर्देश पर चर्चा हुई और विधानसभा का आपात सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया गया। बैठक के बाद बयान जारी किया गया कि राज्य मंत्रिमंडल की राय है कि एनपीएफ के आंतरिक मामलों पर चर्चा या सुलझाने के लिए विधानसभा का आपात सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, वो भी ऐसे समय जब अंगामी प्रथम विधानसभा सीट पर 29 जुलाई को उपचुनाव होना है और आचार संहिता लगी हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्यपाल केवल मंत्रिमंडल की सलाह और सलाह से ही सदन की बैठक, सत्रावसान और भंग कर सकते हैं। दरअसल नागालैंड में उस वक्त सियासी संकट खड़ा हो गया था जब रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था और 59 विधायकों में से 41 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ हैं दीपक देवान, एडिटर हैं नॉर्थ ईस्ट सन से। दीपक जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से टकराहट चल रही है, शायद ऐसा पहला मामला नॉर्थ ईस्ट में देखने में आ रहा है जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर एक दूसरे के विरोध में न सिर्फ बल्कि संवैधानिक जो मैं कहूं कि एक उनके राइट से जो अधिकार हैं उससे भी उलट जा रहे हैं। हाँ, इससे पहले ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी मतलब मिलती जुलती सिचुएशन हमने अरुणाचल प्रदेश में देखी थी। वो मामला भी फिर कोर्ट में जाके उसका हल निकला था, जब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुराने चीफ मिनिस्टर नबम तुकी को बहाल कर दिया जाए। मगर यहाँ कहानी और है। यहाँ देखिए 59 मेंबर की विधानसभा है इस टाइम। एक मेंबर ने रिजाइन किया था जो चीफ मिनिस्टर शुरुजले लेत्सु के बेटे ही हैं। उन्होंने रिजाइन करके अपने फादर के लिए सीट वेकेट करी थी जहां 29 जुलाई को चुनाव होना है। ये सारा मसला शुरू हुआ 27 जून से, जब चीफ मिनिस्टर शुरुजले ने अपने पुत्र के लिए एडवाइज़र की पोस्ट की घोषणा करी।
कैबिनेट रैंक भी दिया गया सबको। उससे जो अंदर जो चल रही थी गतिविधियां एनपीएफ में, वो एक साथ उभर के आई और उन लोगों ने इसका विरोध किया। 9 तारीख को 41 एमएलए ने लिख के एक स्टेटमेंट इशू करी। उन्होंने कहा कि हम विश्वास इनका खो चुके हैं, लीडर हमारे चेंज किया जाए। उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। चीफ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट सेक्रेटरीज को उनके हटा दिया गया उनकी पोस्ट से। उसके अगले दिन 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर ने 10 एमएलए को सस्पेंड कर दिया, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग भी थे जी। तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। जब उसके बाद फिर 10 तारीख को जो चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं, जिनको एडवाइज़र बनाया गया था, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया एकदम से, एज अ डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने रिज़ाइन किया। फिर 11 तारीख को टीआर जेलियांग ने फिर क्लेम किया। इस टाइम उन्होंने बोला कि मेरे पास 44 विधायक हैं। गवर्नर ने उस दिन भी चिट्ठी लिखी थी सीएम को भी और स्पीकर को भी कि ऐसे ऐसे ये क्लेम हो रहा है आपके इसमें, टीआर जेलियांग ये क्लेम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप ये फ्लोर टेस्ट कराते हैं। तो उस पर फिर जवाब उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया कि नहीं, ये तो कैबिनेट डिसाइड करेगी कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, असेंबली बुलाई जाए या नहीं बुलाई जाए, गवर्नर। तो क्या ऐसा लगता है दीपक साहब कि जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड में जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो राज्यपाल के, क्योंकि बहुमत साबित करने को लेकर वहाँ पर ज़रूरी दिखता है, जो संवैधानिक अधिकार है राज्यपाल के पास कि अगर कोई ट्रस्ट का मामला आता है तो वो बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, डेट दे सकते हैं। फिर ऐसे मुख्यमंत्री उस आदेश को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वजह साफ ये दिखती है कि बहुमत नहीं है उनके पास। विकल्प ये एक आखिरी विकल्प के तौर पर कि हम जब तक इसको टाइम बाई कर सकें। इसीलिए तो अपने जो डिसिडेंट्स को सैक किया उन्होंने, मंत्रियों को भी सैक किया। अब फिर दोबारा कोशिश की जा रही है। अब 12 तारीख को उन्होंने 10 विधायकों को उसका सस्पेंशन रिवोक कर दिया। उसमें टीआर जेलियांग भी हैं और एक फॉर्मर जो हमारे प्रेजेंट एमपी हैं निफियो रियो, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी सस्पेंशन जो 1 साल से चल रहा था वो भी हटा दिया। तो कुछ ना कुछ पार्टी में तोड़ जोड़ की बात चल रही है। और आज मुझे लगता है शायद शाम को मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में मीटिंग होनी है कोहिमा में। अब उसमें क्या हल निकलता है, कल क्या होना है, अभी तक किसी को नहीं मालूम। कल असेंबली बुलाई जाती है या नहीं, अभी तक तो। लेकिन आमतौर पर जो संवैधानिक अधिकार या परंपराओं की बात करूं, अगर राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की बात कहते हैं या निर्देशित करते हैं, मैं सीधे तौर पर कहूं, तो फिर ये एक बाध्यकारी, मैं कहूँ आदेश है, या फिर इसके जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं मुख्यमंत्री की नहीं, राज्यपाल तय नहीं करेंगे, कैबिनेट तय करेगी, ऐसा मुमकिन दिखता है? जी, अब उसमें अगर लीगैलिटी की बात करें, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ तो देखिए सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री के सामने एक दूसरा पार्टी का, उन्हीं की पार्टी का एक फ्रंट है जो दावा कर रहा है कि इनके पास बहुमत नहीं है, हमारे पास है। अब वो कहने हैं कि हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है, गवर्नर दखल नहीं दे सकते। मगर गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट, उन्होंने राज्य को देखना है। राज्य की सरकार अगर एक 10-12 मंत्रियों के साथ चल रही है और मुख्यमंत्री जो खुद अभी एमएलए नहीं है, 29 जुलाई को इन्होंने चुनाव लड़ना है, तो उसके नज़र देखते हुए गवर्नर का भी डिसीजन बिल्कुल ठीक है कि आप बहुमत तो साबित करिए। तो क्या जो करंट मुख्यमंत्री हैं वो कुछ वक्त और चाह रहे हैं विधायकों को अपने पाले में करने के लिए, इसकी कोशिश लगातार जारी है? लगता तो है। देखिए जैसे अब कल ऑर्डर इशू हुआ, 10 लोगों का सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया, और जो एमपी थे, एमपी हैं रियो, उनको भी सस्पेंड कर रखा था। इन्होंने ही किया था शुरू से लेने, और इन्होंने अब उनका सस्पेंशन भी किया। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब वो देखते हैं कि रात को जो क्या निर्देश आता है राजभवन से या मुख्यमंत्री के ऑफिस से। जहाँ तक स्पीकर की बात है, स्पीकर ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को कि ये जो आप हमें भेज रहे हैं निर्देश कि जो गवर्नर को मना कर दो, ये करो, ये कह रहा है कि आप और गवर्नर इसमें मामले को सुलझाओ, हमको इन्वॉल्व किए बिना, हम न्यूट्रल हैं। यानी कि स्पीकर भी एक साफ तौर पर कहूँ कि मुख्यमंत्री के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा इंडिकेशन वही मिलता है सब बातों से। तो जहाँ तक लोगों की बात है, लोग एमएलए से बहुत नाराज़ हैं।
आज जब एमएलए काजीरंगा से लौट रहे थे, सड़क की दोनों तरफ लोगों ने प्ले कार्ड लेके नारे लगाए हैं कि आप लोग अपनी स्टेट को देखो, काजीरंगा आपकी कैपिटल नहीं है, कोहिमा है, यहाँ रहो, जो भी करना है अपने। एक आखिरी सवाल दीपक साहब की, जिस तरीके का पूरा ये माहौल है और अगर पिछले करीब 14 महीने को देखें इस स्टेट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही है, एक फ्रंट सबसे ज़्यादा विधायक उसके पास हैं, इसके बावजूद एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ जाते हैं, अंदर एक बार फिर से बदलाव की सुबहाट होती है। असल में क्या फ्रंट के अंदर विचारधारा को लेकर कोई एकजुटता नहीं दिखती है या फिर सत्ता या कुर्सी का लालच जो है वो बार बार उछलता रहता है? ये तो बिल्कुल साफ दिखने में आ रहा है। मुझे जो मेरे सूत्र हैं एनपीएफ में, उन्होंने बताया कि जब फरवरी में ऐसी सिचुएशन हुई थी जब टीआर जेलियम को रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि आम जनता उनके अगेंस्ट हो गई थी। आपको याद होगा जब विमेन रिजर्वेशन बिल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी तो वहाँ पे सरकार मान गई थी कि जी हम इलेक्शन डेफर करेंगे, मगर अगले दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया नहीं, इलेक्शन टाइम पे ही होंगे, और जबकि उन्होंने लिखित एग्रीमेंट किया था कि डेफर करेंगे हम जी। जब सरकार अपने लिखे हुए वायदे से मुकर गई तो लोग सड़कों पे आ गए थे और वहाँ पुलिस फायरिंग हुई थी, उसमें 3 लोग मारे गए थे, 2 ऑन द स्पॉट और एक किसी की बाद में डेथ हुई थी। तो उसके बाद लोगों में रोष इतना मिनिस्टर को रिजाइन बदलना कर पड़ा। तो उस टाइम ये सुनने में आया है इनसे कि ये तय हुआ था कि 6 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया थे, उसके बाद वापस ये बनेंगे। अब जब वो कुर्सी पर बैठ गए तो वो कुर्सी का जो होता है मोह, अब वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। चलो तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से राजभवन अपने आदेश को वहाँ पर लागू करवा पाता है या फिर मुख्यमंत्री जिस हट पर अडिग हैं कि वो सिर्फ कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, क्या वो वाकई लीगल और वैलिड होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि पहले खबर छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. चीन से विवाद और जम्मू कश्मीर की स्थिति पर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की, जिसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विपक्षी नेताओं को ताज़ा स्थिति की जानकारी दी। सोमवार से शुरू हो रहे सत्र से पहले सरकार दोनों मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश में है। सिक्किम सीमा पर जून से विवाद चल रहा है और इस बैठक के बारे में और जानकारी, इस बात की जानकारी देनी चाहिए। और आज फॉरेन सेक्रेटरी ने इस बात को बताया कि भूटान के इलाके में चीन घुस आया है और भूटान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम वहीं बने हुए हैं और हम भूटान की रक्षा कर रहे हैं इस मामले में, पूरी टेरिटरी के मामले में। एक दूसरा प्रेजेंटेशन होम सेक्रेटरी ने किया और होम सेक्रेटरी ने यह बताया कि अमरनाथ में किन परिस्थितियों में किस तरीके से आतंकवादी हमले किए गए और उसके बाद जो उसमें पाकिस्तान के हाथ होने की भी बात बोली जा रही है। तो ये दोनों बातें रखी गई विपक्षी दलों के सामने और उनसे अनुरोध किया गया कि अभी जो संसद का सत्र आने वाला है उसमें इस तरह से की जाए ताकि एक राय बनकर पूरी दुनिया के सामने जाए। कविंद, अभी बैठक चल रही है। जी शुक्रिया अखिलेश, आप नजर रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सदन में विस्फोटक मामले की जांच एनआईए से कराने का प्रस्ताव रखा है। इस घटना के बाद विधान परिसर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई कदमों का ऐलान भी किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक पदार्थ मिलने को सुरक्षा में बड़ी सेंध माना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की एनआईए जांच का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने आम राय से मंजूर कर लिया। मुख्यमंत्री ने इसे आतंकवादियों की घातक साजिश बताया।
यह एक गंभीर प्रकरण है और जो चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोगों को सबको विचार करना होगा कि यह सीधे सीधे सेंध है इस विधान भवन की सुरक्षा पर लगाने का, और इस प्रकार की शरारत करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कई सुरक्षा उपायों की घोषणा भी की। अब विधान भवन में सभी दरवाजों पर पीएससी की क्विक रिस्पांस टीमें तैनात होंगी। पूरे शरीर की जांच करने वाले स्कैनर लगाए जाएंगे। विधायकों और उनके प्रतिनिधियों को जारी एंट्री पास रद्द किए जाएंगे। विधायकों को सिर्फ एक वाहन के लिए पास मिलेगा। बिना पास वालों को विधान भवन परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। विधान भवन के कर्मचारियों की पुलिस जांच होगी। पुलिस का अधिकारी, विधान भवन का अधिकारी ऐसा कहीं जांच का आग्रह करता है तो हमको स्वयं को तत्पर रहना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। विधानसभा के अंदर और नेता विपक्ष की कुर्सी के नीचे अगर विस्फोटक कोई चीज मिलती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। ये विस्फोटक बुधवार को सफाई कर्मचारियों को नेता विपक्ष की कुर्सी के पास मिला था। एफएसएल से जांच कराने पर इसे प्लास्टिक विस्फोटक या पीईटीएन पाया गया। इसकी मात्रा 150 ग्राम थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार और सेना के ऐतराज को खारिज करते हुए फर्जी मुठभेड़ के 62 मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। इन सभी मामलों में गुवाहाटी और मणिपुर हाई कोर्ट की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। सीबीआई निदेशक को 2 हफ्तों के भीतर जांच टीम बनाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 2000 से 2012 के बीच मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ में 1,28 मामले सामने आए और इन मामलों की जांच और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है। इस मामले में जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 265 मामलों की जांच की सलाह दी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई जस्टिस संतोष हेगड़े कमेटी ने फर्जी मुठभेड़ की जांच की सिफारिश की थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कभी भी आर्मी पुलिस के खिलाफ मणिपुर में ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर रजिस्टर होना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, शायद अरेस्ट भी हो सकता है, ये कभी नहीं हुआ। तो हमारे देश के लिए ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। अलग गोरखालैंड के आंदोलन को आज 1 महीना पूरा हो गया। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी में आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। छुटपुट हिंसा के बीच भारी जुलूस भी निकाले गए। हिंसा के मद्देनजर केंद्र सरकार सीआरपीएफ की 4 अतिरिक्त कंपनियां वहां पर रवाना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 सदस्यीय खंडपीठ को केंद्र ने कहा कि वहां पहले से सीआरपीएफ की 11 कंपनियां हैं। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकार से अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ी भेजने को कहा था। कोर्ट ने सिक्किम सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि NH-10 पर आवाजाही दुरुस्त की जाए। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए पूर्वोत्तर के बाकी इलाके भारत के साथ जुड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जिससे 6 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। कोर्ट में अलग अलग पेपर सेट के चलते मेरिट पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की गई थी। याचिका में फिर से परीक्षा कराने की मांग थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उधर मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के MBBS और BDS के लिए 85% कोटा राज्य बोर्ड के छात्रों को देने के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं को एक नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए। साथ ही दाखिले के लिए काउंसलिंग को भी नियमानुसार करने का आदेश दिया है। CBSE के छात्रों ने राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि सरकार का यह फैसला समानता के अधिकार के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 9 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है, जिसमें गुजरात की 3, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे के निधन से खाली हुई मध्य प्रदेश की 1 सीट पर भी उपचुनाव होना है। इन सभी सीटों के लिए अधिसूचना 21 जुलाई को जारी होगी और 28 जुलाई तक नामांकन होगा। 29 जुलाई को जांच और 31 जुलाई तक नाम वापसी है। 8 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद मतगणना और उसी दिन नतीजे भी।
एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने समर्थन के लिए बीजेडी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में बीजेडी सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। उनके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात हुई और बाद में उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार मीरा कुमार आज लखनऊ में थी। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। इन मुलाकातों में उन्होंने विधायकों और सांसदों से समर्थन की अपील की। जीएसटी और मंडी फीस के विरोध में आज प्लाईवुड उद्योग से जुड़े व्यापारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के चलते प्लाईवुड उद्योग पूरी तरह से बंद रहा और प्लाईवुड के लिए मशहूर हरियाणा के यमुनानगर में सैकड़ों व्यापारी और कर्मचारी सड़कों पर उतरे। इसके चलते कई जगहों पर हाईवे पर जाम भी लगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्लाईवुड पर लगाया गया जीएसटी 28 से 18 नहीं किया जाता तो हड़ताल जारी रहेगी। प्लाईवुड एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र चावला का कहना है कि सरकार मंडी फीस भी वापस ले। हरियाणा सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि मार्केट फीस हमारे पे लागू नहीं होनी चाहिए। हम मार्केट फीस नहीं देंगे। मार्केट फीस का कानून बंद किया जाए और जीएसटी जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर 28% लगाई है और जब तक चंडीगढ़ से मैसेज नहीं आता हम यहां से नहीं उठेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने माना है कि किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना बड़ी चुनौती है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने भरोसा जताया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। राधा मोहन सिंह ने कहा कि ई नाम को शुरू हुए सिर्फ 1.25 साल हुए हैं और इसके नतीजे आने में अभी और वक्त लगेगा। दिल्ली में शुक्रवार को किसानों की आमदनी दोगुनी करने में स्मार्ट मार्केटिंग की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उद्योग संस्था फिक्की की ओर से हुए कार्यक्रम में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने स्वीकार किया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना एक चुनौती है। ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर सिर्फ धान गेहूं उपजाने से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि बागवानी, वानिकी, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग, मछली की खेती, मधुमक्खी पालन, इस सब दिशा में मिशन मोड में इसी 2-3 वर्ष के अंदर हमने काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना कर देगी। राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों को ई मंडी के जरिए उत्पाद बेचने की ई नाम योजना 1.25 साल पहले ही शुरू हुई है, इसलिए इसकी आलोचना ठीक नहीं है। राज्यों के सहयोग से चलने वाली ई नाम योजना में अभी तक 13 राज्यों की 455 मंडियों को जोड़ा गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि केरल, मणिपुर, बिहार समेत कई राज्यों ने अभी तक एपीएमसी एक्ट को संशोधित नहीं किया है, जिसके चलते ई नाम योजना के साथ वो नहीं जुड़ पाए हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झटका लगा है। कोर्ट में आज उनकी अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई। नरोत्तम मिश्रा अब 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के उनकी अयोग्यता पर रोक लगाने से मना कर दिया था। मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट को फैसला करना था कि नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की बुधवार और गुरुवार को बैठक हुई। गुरुवार की बैठक में डिजिटल लेन देन की सुरक्षा, साइबर क्राइम और बिटकॉइन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्रालय के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से कई सवाल पूछे गए। सदस्यों ने हालिया साइबर हमलों पर भी चिंता जाहिर की। टीएमसी के एक सांसद ने कहा कि ऐसे हमलों से निपटने के लिए अलग से एक साइबर सुरक्षा मंत्रालय का गठन करना चाहिए। बुधवार को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल पेश हुए थे और उनसे नोटबंदी पर सवाल किए गए थे। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। असम के सलमारा और धीमाजी में हालात खराब हैं। राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। तो उधर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी केंद्र की टीम ने हालात का जायजा लिया। डूबते घर और मजबूर लोग, हर गुजरते वक्त के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात खराब हैं। केंद्र की टीम बाढ़ का जायजा लेने के लिए मणिपुर में है,
टीम ने राज्य का दौरा कर हालात की जानकारी ली। The present situation of the flood is very worse. असम में भी कुछ यही हाल है। सलमारा और धुबरी में स्थिति गंभीर बनी हुई है। सलमारा में शुक्रवार को 2 बच्चे पानी में डूब गए। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 52 हो गई है। कुछ जगहों पर बारिश रुकने से हालात सुधरे हैं। ब्रह्मपुत्र और धनसिरी नदियों में पानी कम हुआ है। असम के 26 जिलों में बाढ़ से 17 लाख लोग पीड़ित हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के 3 गेंडे पानी में डूब गए। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। केंद्र की टीम ने अरुणाचल प्रदेश में स्थिति का जायजा लिया। केंद्र ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। रेनफॉल जब हेवी हो जाते हैं तो इस तरह से कोई दुर्घटना ना हो, तो हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह तो गांव में करते हैं, और हमारे जितने भी जो जिला है तो वो जिला प्रशासन भी सभी गांव और शहरों में उसका जो अवेयरनेस कैंपेन जो वो करते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित रहा। बिहार और मध्य प्रदेश में भी बारिश परेशानी का सबब बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।